साथियों, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं फाइनल कट प्रो में बना रहा हूँ और आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। साथियों, ब्रिटिश भारत के बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए हैं, जिनमें से एक था लॉर्ड मिंटो। और जब वह गवर्नर जनरल बना था, उसके लिए उस पद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। उसके क्या क्या कारण रहे थे, आइए अब उसके बारे में जिक्र करते हैं। साथियों, दिसंबर सन 1806 में इंग्लिस्तान से चलकर 3 जुलाई सन 1807 को लॉर्ड मिंटो ने कलकत्ता में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद का भार संभाला था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हालत उस समय खासी नाजुक थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना उस समय खाली था, कर्जा बढ़ा हुआ था और आर्थिक अवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। दूसरे मराठा युद्ध के कारण समस्त भारतीय नरेश अंग्रेज़ों के व्यवहार से असंतुष्ट थे। जसवंतराव होलकर और भरतपुर के राजा के हाथों जनरल मानसन और जनरल लेक की 1 साल से ऊपर की लगातार हारों और जिल्लत के कारण भारतवासियों में अंग्रेजों की कीर्ति को भी जबरदस्त धक्का पहुंच चुका था। बरार के राजा और महाराजा सिंधिया दोनों के कुछ उपजाऊ इलाके अंग्रेजों के हाथ आ गए थे। फिर भी अपने अपने राज के अंदर सिंधिया, भोंसले और होलकर तीनों की पूर्ण स्वाधीनता में कोई फर्क नहीं आया था। राजपुताने के राजाओं और खासकर गोहद के राणा ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी, किंतु युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इन नरेशों के साथ जिस तरह की कृतघ्नता का बर्ताव किया था, उसे देखकर दूसरे भारतीय नरेशों के दिलों से भी अंग्रेजों की ईमानदारी से विश्वास उठ गया था। चारों ओर इस बात की संभावना दिखाई देती थी कि अलग अलग भारतीय नरेश ब्रिटिश भारत पर हमला करके अपने अपने खोए हुए इलाके फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। खुद अंग्रेजी इलाके के अंदर भी कंपनी की भारतीय प्रजा अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थी। ब्रिटिश भारत में जमीन का लगान इतना अधिक बढ़ा दिया गया था कि जितना अंग्रेजों के राज से पहले कभी सुनने में भी नहीं आया था, और न जिसकी उस समय किसी भी देसी राज के अंदर मिसाल मिल सकती थी। नए अंग्रेजी इलाकों के अंदर गोवध के शुरू होने और अनेक दूसरे अनसुने अत्याचारों का जिक्र मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। लॉर्ड मिंटो को इस बात का भी डर था कि अंग्रेजी इलाके की असंतुष्ट प्रजा अपने नए विदेशी और विधर्मी शासकों के विरुद्ध बलवान न कर बैठे। अंग्रेजों के लिए अब सबसे पहला काम यह था कि अपनी भारतीय प्रजा को दबाकर रखे, न कि उनके साथ समन्वय बनाकर, जिससे प्रजा उनके विरुद्ध विद्रोह न कर सके। प्रजा को लगातार विपत्तियों में फंसाए रखने में भी उस समय के विदेशी शासकों को अपना भला दिखाई दे रहा था, और प्रजा की खुशहाली और निश्चितता में उन्हें अपने लिए खतरा नजर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भारतीय प्रजा में आपसी झगड़े सदा के लिए कायम रखे जाएं, और यही उन सुधारों का नतीजा हुआ था। हालांकि आज तो उन सुधारों को किताबों में बहुत अच्छा बताया जाता है। साथियों, लॉर्ड मिंटो के समय में करीब करीब सारे ब्रिटिश भारत के अंदर डकैतियों का बाजार खूब गर्म था। उनके साथ साथ भयंकर हत्याएं, घरों को जला डालना और तरह तरह के अत्याचार भी जगह जगह हो रहे थे। लॉर्ड डफरिंग ने 30 नवंबर सन 1888 को कलकत्ता में भाषण देते हुए कहा था कि लॉर्ड मिंटो के समय में कलकत्ता से इधर उधर 20-20 मील तक पूरे जिले के जिले डकैतों की दया पर छोड़ दिए गए थे, और यह हालत बंगाल के ऊपर 50 बरस से अधिक अंग्रेजों का कब्जा रहने के बाद की थी। शायद हमें आज लगता है कि डकैतियां तो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में होती रही थी, पर इतिहास लेखक जेम्स मिल हमारे इस भ्रम को दूर कर देता है। वह लिखता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भी इस देश में डकैतियों की यही हालत नहीं रही थी। अंग्रेजी हुकूमत और उसके कानूनों के अधीन इस तरह के जुर्म अर्थात डकैतियां कम नहीं हुए, बल्कि इतने बढ़ गए कि जो किसी भी समय कौम के न्याय शासन के लिए अत्यंत लज्जाजनक है। अंग्रेजी हुकूमत के अधीन ये जुर्म न केवल इतने बढ़ गए कि उनकी भारत की देसी हुकूमतों के अधीन कहीं कोई मिसाल ही नहीं मिलती, बल्कि किसी काल में भी किसी भी देश में जहाँ किसी दर्जे औचित्य के साथ भी यह कहा जा सकता है कि वहाँ कोई हुकूमत और कानून मौजूद थे, इस तरह के जुर्म इतनी मात्रा में कभी भी देखने में नहीं आए थे। साथियों, उस समय के एक प्रसिद्ध अंग्रेज जज सर हेनरी स्ट्रेची ने लिखा था कि मुझे विश्वास है कि अंग्रेजों की अदालतें खुलने के बाद से डकैती के जुर्म बहुत बढ़ गए हैं। और 1808 में राजधानी के डिविजनल जज ने लिखा था कि अनेक बार कहा जा चुका है कि राजशाही में डकैतियां बहुत होती हैं, फिर भी प्रजा की हालत की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में जान या माल की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। साथियों, यह भी नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज सरकार के पास प्रजा की रक्षा के लिए उस समय काफ़ी साधन न रहा हो। जेम्स मिल इसके बारे में लिखता है
कि बंगाल की अंग्रेज सरकार के पास इतनी फौज मौजूद है कि सरकार बड़ी आसानी से सारी प्रजा का संहार कर सकती है। और स्वयं लॉर्ड मिंटो ने अपनी धर्मपत्नी के नाम एक निजी पत्र में मजाक के साथ लिखा था कि हाल में डाकू लोग बैरकपुर से 30 मील के अंदर आ गए हैं। दल बांधकर डाका डालने का जुर्म थोड़ा बहुत बंगाल में हमेशा होता रहा है, किंतु आजकल यहाँ डाकुओं को कामयाबी भी मिलती है और दंड भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए आसपास के अधिक जंगली इलाकों में, जहाँ लोगों को इतने समय तक एक बाजाब्ता और कानूनी हुकूमत का सुख भोगने को नहीं मिला, वहाँ जितनी डकैतियाँ होती हैं उससे कहीं अधिक भारत के इस सभ्य और खुशहाल भाग में होती हैं। साथियों, वास्तव में जिस खुशहाल भाग की ओर लॉर्ड मिंटो इशारा कर रहा है वह वास्तव में खुशहाल नहीं बल्कि भारत के देसी राज से अधिक बदहाल था। साथियों, भारतीय इतिहास के कई अंग्रेज लेखक गर्व के साथ लिखते हैं कि अंग्रेजों के भारत आगमन के समय इस देश में चारों ओर अराजकता और कुशासन का दौर था और इन विदेशियों ने आकर आपसे मार काट तथा डाकुओं की लूट मार से भारतीयों की रक्षा की थी। परंतु इतिहास के पन्ने पलटने से दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में भी ये सब कुछ देखने को नहीं मिला था, जिस समय इतनी अव्यवस्था हो गई थी। और ईसा की 18वीं और 19वीं सदी के आरंभ में जितनी लड़ाइयाँ और जितना रक्तपात भारत में हुआ है, यूरोप में उससे कहीं अधिक हुआ था। यहाँ तक कि देसी राज्यों के अंदर भी जितने उपद्रव और विद्रोह होने शुरू हुए वे अधिकतर अंग्रेजों के बंगाल में कदम जमाने के बाद शुरू हुए थे और कंपनी के शासकों या उनके गुप्तचरों द्वारा पैदा किए हुए थे। कंपनी के प्रतिनिधियों ने ही अवध के नवाब वजीर से निरअपराध वीर रुहेलों का संहार करवाया और आसफुद्दौला के कांपते हाथों से उसकी वृद्धा मां के महलों को लूटने में मदद ली थी। इस सब के बारे में मैं आपको और विस्तार से ज़रूर बताऊंगा। लॉर्ड मिंटो ने अपने पत्र में यह भी स्वीकार किया है कि 50 बरस से ऊपर के अंग्रेजी शासन ने भारतवासियों और खासकर बंगालियों को इतना कायर और निर्वीर्य बना दिया था कि वे डाकुओं का मुकाबला करने के नाकाबिल हो गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ों के समय में भारत की वीरता का जो पतन हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ।